वेलकम टू द लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंगर। आज हम जूरिस्प्रूडेंस में क्लास करेंगे लीगल पर्सनालिटी की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं, यूजीसी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सी थ्योरी कौन सा ज्यूरी सपोर्ट करता है। तो पहले हमें लीगल पर्सनालिटी क्या होती है ये समझना है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने हैं, कॉर्पोरेशन सोल और कॉर्पोरेशन एग्रीगेट का कंसेप्ट समझना है, और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी लीगल पर्सनालिटी से रिलेटेड है और वो कौन सी ज्यूरिस्ट ने प्रोपाउंड की है और वो थ्योरी क्या बोलती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीगल पर्सनालिटी क्या होती है, व्हाट इज लीगल पर्सनालिटी। तो लीगल पर्सनालिटी जो वर्ड आया है वो आया है पर्सन से। पर्सन मतलब पर्सन वर्ड जो है वो पर्सोना से आया है। पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क वॉर्न बाय एक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोना। तो यूजीसी कई बार ऐसे रैंडम क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सी टर्म का मतलब क्या है। तो यहाँ पे पर्सोना मतलब है मास्क। इन लॉ पर्सन इज एन एंटिटी विच इज केपेबल ऑफ हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज। ऑफ कोर्स अगर एक व्यक्ति है तो उसके पास राइट्स भी होंगे और उसकी ड्यूटीज भी होंगी। तो वैसे ही अगर कोई लीगल पर्सनैलिटी होगी तो अगर उसको लॉ ने अगर कोई नाम दिया है तो उस लॉ ने जो नाम दिया है उस एंटिटी के पास भी राइट्स भी होंगे और ड्यूटीज भी होंगी। इसीलिए पहले देखना पड़ता है कि क्या उसके पास लीगल पर्सनैलिटी है भी या नहीं, क्योंकि अगर वो है तो राइट्स और ड्यूटीज दोनों ही बनते हैं। तो लीगल पर्सनैलिटी इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। लॉ में ऑल्सो रिकॉग्नाइज नॉन ह्यूमन एंटिटीज एज पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लॉ किसी भी एंटिटी को एज पर्सन रिकॉग्नाइज कर रहा है मतलब लॉ ही उसको राइट्स और ड्यूटीज दे रहा है। जितने भी एक्ट्स हैं वो उसको राइट्स और ड्यूटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या कौन कौन से लीगल नेसेसिटीज हैं जो एक एंटिटी फुलफिल करेगी और तब जाके वो लीगल पर्सनैलिटी बनेगी। टाइप्स ऑफ पर्सन्स में अगर हम देखें तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग्स एंड आर्टिफिशियल यानी कि ज्यूरिस्टिक पर्सन्स मतलब नॉन ह्यूमन एंटिटीज विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जैसे कि कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, आइडल्स एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट बॉडीज। तो कॉर्पोरेशंस तो हम बहुत सारी देखते हैं, बहुत तरीके की कॉर्पोरेशंस होती हैं, ऐसी कंपनीज भी बहुत तरीके की होती है। ये दोनों ही लीगल पर्सन है। क्यों? क्योंकि कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी एक वो पर्सन है जिसको हम पेपर पे बाय लॉ रिकॉग्नाइज करवाते हैं एज पर्सन। हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वहां पे रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में लिखता है। जब वो रजिस्टर हो जाती है उसके बाद माना जाता है कि एक कंपनी रजिस्टर हुई है और फिर वो कंपनी को लीगल पर्सन के राइट्स और ड्यूटीज मिलते हैं, सारी लाइबिलिटीज आती हैं। सेम गोज विद कॉर्पोरेशंस। आइडल्स, क्योंकि कई बार हिंदू लॉ में बहुत सारी जो मूर्तियां होती हैं उनके पास भी राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। बहुत ज्यादा मंदिरों में हम देखते हैं चढ़ावा आता है तो देखा जाता है कि वो किसके पास जाएगा, किसके हक में जाएगा, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी। इसलिए कई कई बार जो आइडल्स होते हैं उनके पास भी आइडल्स होते हैं, लीगल पर्सन ही माना जाता है आइडल को। एंड साथ ही साथ जो स्टेट और जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो भी लीगल पर्सन में आती हैं। वो अपने अपने नाम पे केस फाइल भी कर सकती है, उनके अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत तरीके के लीगल पर्सन्स लीगल पर्सनैलिटी होती हैं। तो दो तरीके के पर्सन्स हो गए, एक हो गए नेचुरल पर्सन, दूसरे हो गए आर्टिफिशियल पर्सन्स। अब आ जाता है हमारे पास सम नॉन ह्यूमंस में ऑल्सो भी लीगल पर्सन्स। जैसा कि अभी हमने देखा था नॉन ह्यूमंस ही है, जितनी भी कंपनी कॉर्पोरेशंस वगैरह ये सब नॉन ह्यूमंस है, बट ये लीगल पर्सन्स में काउंट की जाती है। एंड सम ह्यूमंस मे नॉट बी ट्रीटेड एज लीगल पर्सन इन सर्टेन सिचुएशन। वैसे ये आज की सिचुएशन तो नहीं है, पुराने जमाने में होता था, बट आज भी कुछ सिचुएशंस में जो ह्यूमंस होते हैं, जो नेचुरल बीइंग्स हैं, उनको भी लीगल पर्सन नहीं माना जाता है। तो पुराने जमाने की बात करें तो जो स्लेव्स होते थे उनको हम कई बार बोलते थे कि वो एज लीगल पर्सन नहीं है, उनके पास राइट्स और ड्यूटीज नहीं है। ऐसे ही जो हिंदू एसेटिक्स होते हैं, जो सन्यासीज होते हैं, जो अपने वर्ल्ड राइट्स को रिनाउंस करके बैठे होते हैं, उनको भी लीगल पर्सन कई बार काउंट नहीं किया जाता है, तो उनके पास भी लीगल पर्सनैलिटी नहीं होती है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब लीगल पर्सन की डेफिनेशन देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हमने जितनी भी क्लासेस की, हमने पीआईएल की क्लासेस की थी, उसके पहले हमने टॉट्स की क्लासेस की थी, उसमें भी हम ये देखते थे कि कौन से ज्यूरिस्ट ने किस टर्म की क्या डेफिनेशन दी है, क्योंकि यूजीसी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो लीगल पर्सनैलिटी, लीगल पर्सन की डेफिनेशन तो जरूर याद करके जानी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो स्पेसिफिकली सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ये तो पता होना ही चाहिए कि लीगल पर्सन की कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी हुई है। तो अगर हम बात करेंगे तो जिटलमैन ने बोला है लीगल पर्सनैलिटी इज अ लीगल कैपेसिटी ऑफ विल। ऐसे ही जीडब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं लीगल पर्सनैलिटी इज अ मीडियम। ध्यान रखना है, पैटर्न बोलते हैं इट इज अ मीडियम थ्रू विच राइट्स आर वेस्टेड। राइट्स की बात करते हैं, साथ ही साथ ये इसको मीडियम बताते हैं। लीगल पर्सन एक लीगल पर्सनैलिटी एक मीडियम है। सामन बोलते हैं अ पर्सन इज एनी बीइंग केपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। तो इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी व्यक्ति वो है जिसके पास राइट्स और ड्यूटीज की केपेबिलिटी है, जो रख सकता है। तो केपेबिलिटी इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ग्रे ने क्या बोला है, पर्सन इज एन एंटिटी टू विच राइट्स एंड ड्यूटीज आर एट्रीब्यूटेड।
राइट्स और ड्यूटीज जिसको एट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो ग्रे बोलते हैं एट्रीब्यूटेड, पर सामंत बोलते हैं केपेबल। तो सामंत से याद रखेंगे, इन्होंने बात की है केपेबिलिटी की, और ग्रे ने बात की है कि राइट्स और ड्यूटीज जिसको एट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ग्रे से और एट्रीब्यूट, ग्रे ने एट्रीब्यूट किए हैं और सामंत बोलते हैं केपेबिलिटी की बात। और ज्यूरिस्टिक पर्सन वैसे क्या है? थिंग, इंस्टीट्यूशन और प्रॉपर्टी टू विच लॉ ग्रांट्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज सिमिलर टू अ नेचुरल पर्सन। तो यहाँ पे ज्यूरिस्टिक पर्सन की एक लीगल डेफिनेशन बताने की ट्राई की है कि ज्यूरिस्टिक पर्सन कौन है? कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके पास, जिसको लॉ ग्रांट करता है राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, जैसे कि एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग के पास होती है। तो ज्यूरिस्टिक पर्सन को नेचुरल पर्सन के इक्वलाइज करने के लिए कुछ राइट्स, लायबिलिटीज और ड्यूटीज दी जाती हैं, और जैसे ही वो नेचुरल पर्सन के इक्वल आ जाता है, मतलब लाने का ट्राई किया जाता है बाय लॉ, तो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी कि एक पर्सनालिटी, लीगल पर्सनालिटी को नेचुरल पर्सन के इक्वल राइट्स और लायबिलिटीज दे दी जाती हैं। तो ये होता है ज्यूरिस्टिक पर्सन। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन के। ये हम तब भी पढ़ते हैं जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ में हम देखते हैं कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक ऐसी पर्सन है जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। लॉ जो है वो उसको राइट्स और ड्यूटीज देता है बाय राइटिंग इट्स नेम ऑन द कंपनी के पेपर्स। वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब जो एग्जिस्टेंस होती है वो मेंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है। मेंबर्स आते जाते रहेंगे, हो सकता है 7 मेंबर्स थे, 7 की अचानक से डेथ हो जाती है, तो क्या कंपनी या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है वो खत्म हो जाएगा जैसे नेचुरल पर्सन खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट मेंबर्स। मेंबर्स आते जाते रहेंगे बट पर्सनालिटी बनी रहेगी, वो लीगल पर्सनालिटी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन सोल हो या फिर कुछ भी हो, वो एज इट इज बना रहेगा। तो कंटिन्यूज इवन इफ मेंबर चेंजेस, जैसे कि हमने बात किया 7 के 7 मेंबर्स खत्म हो गए, स्टिल कंपनी या जो भी लीगल पर्सनालिटी है वो बनी रहेगी। हैज इट्स ओन राइट्स एंड लायबिलिटीज, जो मेंबर्स के राइट है वो अलग है, बट जो वो कंपनी के राइट्स है, वो जो आर्टिफिशियल पर्सन के राइट्स है, वो दोनों राइट्स अलग चलते हैं, दोनों को सेम तौर पे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। इट ओन्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, जो कंपनी या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, ना कि वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर वो कभी भी वाइंड अप वगैरह होती है तो कंपनी की प्रॉपर्टी को अलग रखा जाता है, मेंबर्स की प्रॉपर्टी को अलग रखा जाता है। लायबिलिटी अगर कंपनी पे आती है तो मेंबर्स की प्रॉपर्टी को अलग ट्रीट किया जाता है, कंपनी की प्रॉपर्टी को अलग ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी खुद की होती है, खुद के नाम पे होती है। ऐसे ही एजेंट रिप्रेजेंट द कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल मेंबर्स। तो अगर कंपनी के एजेंट्स हैं तो वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि मेंबर्स को। ये लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एजेंसी का कंसेप्ट होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का कंसेप्ट होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक बात आती है। तो कंपनी का एजेंट है, ना कि उसके मेंबर्स का एजेंट है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो कंपनी की आएगी, ना कि उनके मेंबर्स की आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे आर्टिफिशियल पर्सन के, यानी कि लीगल पर्सन के। अब पोजीशन क्या है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की इंडिया में? कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम कॉर्पोरेट पर्सन मानते हैं? तो जो कर्ता होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, वो एक कॉर्पोरेट पर्सन है। यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम कॉर्पोरेट पर्सन मानते हैं। बट कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कॉर्पोरेट पर्सन नहीं मानते हैं? तो यूपीएससी जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं है, करता है बट जॉइंट हिंदू फैमिली अपने आप में कोई कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया है कि पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट सी और बी सीड इन इट्स ओन नेम बिकॉज इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हमें पता है कि कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट पार्टनरशिप अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मेंबर्स और पार्टनर्स को एक माना जाता है। जब भी स्यू किया जाता है तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे किया जाता है, बट ब्रैकेट में मेंबर्स का नेम लिखना जरूरी होता है, जिससे ये पता चलता है कि मेंबर्स और पार्टनर्स अलग नहीं है। जबकि जब कंपनी को स्यू किया जाता है तो वहां पे मेंबर्स का नाम लिखना जरूरी नहीं होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम लिखा जाता है कि कहाँ पे ऑफिस, और उसी नाम पे स्यू किया जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है बट पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं माने जाते हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कॉर्पोरेट पर्सन माने जाते हैं इंडिया में। अब देख लेते हैं, 2 तरीके के कॉर्पोरेशन होते हैं जिसकी हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी। एक होता है कॉर्पोरेशन सोल और एक होता है कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। दोनों का कंसेप्ट लगभग सेम है, बस ऑफिस की बात है। कॉर्पोरेशन सोल जैसे कि उसका नाम बता रहा है कि इसमें एक सोल पर्सनैलिटी होगी, और जब हम कॉर्पोरेशन एग्रीगेट की बात करते हैं तो जैसा कि उसका नाम बताता है कि उसमें एग्रीगेट ऑफ पर्संस होंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्संस होंगे जो उस पूरी एंटिटी को चला रहे होंगे।
तो कॉर्पोरेशन सोल का कंसेप्ट बोलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ऑक्यूपाइंग एन ऑफिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफिस। मतलब जो व्यक्ति है अगर उसकी डेथ भी होती है, वो खत्म भी हो जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा जो उस ऑफिस को कंटिन्यू करेगा। तो वो है तो एक व्यक्ति, बट उसके जाने के बाद भी वो ऑफिस कंटिन्यू रहेगा। ये होता है कॉर्पोरेशन सोल का कंसेप्ट। इसके एग्जांपल्स जैसे कि पुराने जमाने में जो क्राउन होते थे, राजा महाराज होते थे, अटॉर्नी जनरल की जो पोजीशन है आज इंडिया में, एडवोकेट जनरल की, पोस्ट मास्टर जनरल, इस तरीके की कुछ जो पोजीशंस है वो कॉर्पोरेशन सोल की पोजीशंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिलकर के उस पूरे एंटिटी को नहीं चला रहे, वो एक ही व्यक्ति है, पर उस एक व्यक्ति के जाने के बाद भी वो ऑफिस खत्म नहीं होता है, वो कंटिन्यू रहता है। इसलिए ये कंसेप्ट है कॉर्पोरेशन सोल का। वही फीचर इसका एक ही है, ऑफिस कंटिन्यूज इवन द पर्सन होल्डिंग इट ऑफिस इट्स चेंजेस। सेम कॉर्पोरेशन एग्रीगेट का कंसेप्ट क्या बोलता है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ही यही है कि लोग रहे ना रहे पर वो एंटिटी कंटिन्यू रहेगी जब तक कि उसका नाम एज लीगल पर्सन लिखा हुआ है रजिस्टर्स में। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे कंपनीज होती है, यूनिवर्सिटीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, मतलब वही जो बहुत सारे लोग मिलकर के चला रहे हैं फॉर प्रॉफिट अर्निंग या कोई और भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट वो ऑफिस जब भी कंटिन्यू रहता है तो वो कॉर्पोरेशन एग्रीगेट का कंसेप्ट होता है, एग्रीगेट के कंसेप्ट पे चल रहा होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। 3-4 थ्योरीज हैं, इसमें क्या क्या याद रखना है? थ्योरी का नाम याद रखना है, थ्योरी का कंसेप्ट याद रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो याद रखना है हमें कि कौन से ज्यूरिस्ट ने ये थ्योरी दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास फिक्शन थ्योरी, जो किसने प्रोपाउंड किया? सेविग्नी, सामंड, होलैंड और ब्लैकस्टोन। ये चारों ही नाम याद होने चाहिए कि जो फिक्शन थ्योरी है वो कौन कौन किसने प्रोपाउंड की है। प्रोपाउंड मतलब ऐसा नहीं है कि सब उसको प्रोपाउंड कर रहे हैं, सब इसके कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ये थ्योरी बोलती है अगर ये चारों लोग इस कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि इन चारों ने ही इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है। इसका मेन आइडिया क्या है कि कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली बिकॉज लॉ क्रिएट्स इट। कॉर्पोरेशन पर्सनैलिटी इज अ लीगल फिक्शन, मतलब अगर लॉ इसको क्रिएट नहीं करता तो ये शायद आ ही नहीं पाती। ये थ्योरी है फिक्शन थ्योरी की, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, क्योंकि ये क्या बोलती है कि लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, वो सिर्फ रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है बल्कि क्रिएट भी कर रहा है। लॉ के द्वारा ही जब कोई पर्सनैलिटी क्रिएट की जाती है, और जो थ्योरी ऐसा मानती है वो है फिक्शन थ्योरी। की पॉइंट क्या है? कॉर्पोरेशन हैज एन इमेजिनरी पर्सनैलिटी एंड विल गिवन बाय द लॉ। सिर्फ ये एक इमेजिनरी पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली में कोई पर्सनैलिटी इसकी है ही नहीं, सिर्फ लॉ जो है वो रिकॉग्निशन दे रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ हम आपको एक रिकॉग्निशन दे रहे हैं जिसकी वजह से वो पर्सनैलिटी निकल के आ रही है। ये मानती है फिक्शन थ्योरी। फिक्शन थ्योरी ध्यान रखना है फिक्शन क्रिएट कर रही है, फिक्शन हमेशा लॉ क्रिएट करता है कुछ बोल के, जो चीज है नहीं है उसको एक्चुअली में एग्जिस्टेंस दिखा करके, एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बट उसका एग्जिस्टेंस बाय लॉ दिखा करके फिक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वही होती है फिक्शन थ्योरी, जो ये बोलती है कि कंपनी का या फिर कोई भी ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन का एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बट लॉ उसको एग्जिस्टेंस दे रहा है। दिस इज प्रोपाउंडेड बाय सेविग्नी, सामंड, होलैंड एंड ब्लैकस्टोन। नेक्स्ट थ्योरी क्या है? नेक्स्ट होती है रियलिस्टिक थ्योरी, जो किसने दी है? मेनली रियलिस्टिक थ्योरी जो है वो गियरके ने दी है। ये बोलते हैं कि कॉर्पोरेशन इज अ रियल सोशल ऑर्गेनिज्म, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन। स्टेट रिकॉग्नाइज करे या ना करे बट इसकी अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है। इट इज अ रियल सोशल ऑर्गेनिज्म, ये इसका एग्जिस्टेंस रियल में है और सोसाइटी के रिकॉग्निशन से, स्टेट के रिकॉग्निशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? रियलिस्ट थ्योरी। इसका पॉइंट क्या है? लॉ मियरली रिकॉग्नाइजेस एन एग्जिस्टिंग रियलिटी, डज नॉट क्रिएट इट। जबकि फिक्शन थ्योरी में हमने क्या देखा था कि लॉ ही क्रिएट करता है, बट रियलिस्टिक थ्योरी में हम क्या देख रहे हैं कि इट मियरली रिकॉग्नाइजेस एन एग्जिस्टिंग रियलिटी, इट डज नॉट क्रिएट इट। बहुत डिफरेंस है रियलिस्टिक थ्योरी और फिक्शन थ्योरी में। फिर से देख लेते हैं फिक्शन थ्योरी किस किसने दी है? सेविग्नी, सामंड, होलैंड एंड ब्लैकस्टोन। और रियलिस्टिक थ्योरी मेनली किसने दी है? गियरके ने। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट थ्योरी, जिसको हम सिंबलिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। ये किसने प्रोपाउंड किया है? आयरिंग ने और होफलेट ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसने किया? आयरिंग ने और होफलेट ने। इसका मेन आइडिया क्या है? ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर रियल पर्संस, कॉर्पोरेशन इज मेयरली अ सिंबल और ब्रैकेट अराउंड मेंबर्स। मतलब मेंबर्स के अराउंड में हम एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं कॉर्पोरेशन के नाम का, बाकी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही लीगल पर्संस है, रियल पर्संस है। कॉर्पोरेशन कोई रियल पर्सन या लीगल पर्सनैलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन कोई लीगल पर्सन या रियल पर्सन नहीं है। कॉर्पोरेशन को सिर्फ सिंबल और ब्रैकेट के थ्रू एक रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, बाकी इसकी कोई रियल में पर्सनैलिटी नहीं है। की पॉइंट सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जो हम कंपनी में पढ़ते हैं कि क्या होता है कि जब कंपनी होती है वैसे तो इस पे एक व्हील डला होता है, बट अगर देखना होता है कि गड़बड़ किसने की है यहाँ या फिर
जो फ्रॉड हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, तो जो कोर्ट्स होती है वो क्या करती है, कॉर्पोरेट वेल को हटा करके पर्दे के पीछे देखती हैं कि कौन रियल में जिम्मेदार है उस एक्ट के लिए। तो वैसे ही ब्रैकेट थ्योरी है कि हम क्या करते हैं, मेंबर्स की उस पे से ब्रैकेट हटा के देखते हैं कि कौन सा मेंबर रिस्पॉन्सिबल है। सीधी सीधी सी ये थ्योरी कह रही है कि जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं वो लीगल रियल पर्सन हैं, जो कॉर्पोरेशन है उस पर सिंबल या ब्रैकेट लगाया जा रहा है एक्चुअली में इसकी पर्सनैलिटी नहीं है। ये है ब्रैकेट थ्योरी। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेशन थ्योरी, जो क्या बोलती है कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज ग्रांटेड बाय द स्टेट, रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन द स्टेट अप्रूवल। मतलब इसमें स्टेट को ही सब कुछ, कंसेशन, स्टेट एक कंसेशन दे रहा है आपको, एक छूट दे रहा है बेसिकली कि ठीक है हमने आपको स्टेट अप्रूवल से आपको एक पर्सनैलिटी रिकॉग्नाइज कर दिया। द स्टेट हैज डिस्क्रिशन टू रिकॉग्नाइज और रिफ्यूज रिकॉग्निशन। मतलब कंसेशन थ्योरी जो सारी पावर्स देती है वो स्टेट को देती है, स्टेट को सुप्रीम मानती है कि स्टेट अगर अप्रूवल दे देगा तो वो पर्सनैलिटी निकल के आ जाएगी, लीगल पर्सनैलिटी या कॉर्पोरेशन निकल के आ जाएगी। बट अगर स्टेट रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, तो वो पर्सनैलिटी नहीं बन सकती है। क्रिटिसिज्म इसका, इस थ्योरी का क्या है, मे गिव एक्सेसिव पावर टू द स्टेट। मतलब हाँ, क्योंकि स्टेट को ही इसमें सुप्रीम पावर माना जा रहा है कि स्टेट देगी तो रिकॉग्निशन मिलेगा, अगर स्टेट नहीं दे रही है रिकॉग्निशन तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक्सेसिव पावर स्टेट के हाथ में इस थ्योरी के थ्रू जा रही है। एंड द लास्ट इज पर्पस थ्योरी। ये किसने प्रोपाउंड की है, ब्रिन्स ने और बाकर ने। ये क्या बोलते हैं कि कॉर्पोरेशंस आर ट्रीटेड एज पर्सन ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसा कि नाम बता रहे हैं पर्पस थ्योरी, तो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि चैरिटेबल फाउंडेशन एंड ट्रस्ट, उनको किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। पर्सनैलिटी इज ग्रांटेड टू अचीव अ पर्टिकुलर लीगल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि वही चैरिटेबल फाउंडेशन है उनको क्यों बनाया जा रहा है, ताकि चैरिटी की जा सके। ऐसे ही जो ट्रस्ट वगैरह होती है उनको भी क्यों बनाया जाता है, कुछ ना कुछ चैरिटी के पर्पस से, कुछ ना कुछ किसी के भले के लिए। तो पर्सनैलिटी सिर्फ ग्रांट की जा रही है ताकि कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। तो हर थ्योरी का अपना एक अलग पर्पस है। हमने 5 थ्योरी देखी। सबसे पहली थी हमारी फिक्शन थ्योरी, जो किसने प्रोपाउंड की थी, सेविग्नी, सामंट, होलैंड और ब्लैकस्टोन। इसका मेन जो कंसेप्ट था, की आइडिया था, वो क्या था कि लॉ की जो कॉर्पोरेशन है वो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ रिकॉग्निशन। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी सिर्फ एक लीगल फिक्शन है, ये इसका कंसेप्ट था। दूसरा था रियलिस्ट थ्योरी, जो बोलती है कि रियल में होती है, लॉ सिर्फ रिकॉग्निशन का काम देता है बट रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो हमारी नेक्स्ट है वो है ब्रैकेट थ्योरी, जो बोलता है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग रियल पर्संस हैं, इनके जो कॉर्पोरेशन होती है उसके मेंबर्स के आगे तो सिर्फ एक ब्रैकेट लगा दिया जाता है। फिर आती है हमारे पास कंसेशन थ्योरी, जिसमें स्टेट सुप्रीम पावर होती है। स्टेट अगर रिकॉग्नाइज करेगी तो लीगल पर्सनैलिटी बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। तो स्टेट के हाथ में सारी पावर है। नाम भी इसका क्या है, कंसेशन। कंसेशन किससे मिलता है, स्टेट से मिलता है। एंड द लास्ट इज पर्पस थ्योरी, जो ब्रिन्स और बाकर ने दी थी, जो ये बोलते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हम लीगल पर्सनैलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन को पर्सनैलिटी, एक लीगल पर्सनैलिटी दे देते हैं। तो ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी थ्योरीज और कॉर्पोरेशन सोल और कॉर्पोरेशन एग्रीगेट का कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारी आज की क्लास में, हमने पूरा लीगल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट खत्म कर लिया है। थैंक यू सो मच।